afternoon students, welcome to SRS IAS and Law Academy। पिछली जो क्लास थी उसमें हम जो है हमने कवर कर लिया था फेडरल और यूनिटी के बारे में हमने कवर कर लिया था। साथ में मैंने आपको बताया था कि पार्लियामेंट जो है उसके बारे में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो पार्लियामेंट में जो मेंबर्स जो हैं किस तरीके से चुने जाते हैं। जो आपकी स्टेट लेजिस्लेचर होती है उसमें मेंबर जो होते हैं वो किस तरीके से चुने जाते हैं। कल की क्लास में थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी, बिल्कुल माइनर सी मिस्टेक है। कल की क्लास में मैंने आपको कराया था ये हमारी लेजिस्लेचर थी, देन ये हमारी पार्लियामेंट थी, ये हमारी स्टेट लेजिस्लेचर थी। ठीक है, पार्लियामेंट के दो हाउसेस करवाए थे मैंने आपको, लोकसभा और राज्यसभा। स्टेट लेजिस्लेचर के भी दो हाउसेस कराए थे, जहाँ पे दो हाउसेज हो उसको क्या कहा जाता है, बाइकैमरलिज्म। ठीक है, तो एक स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली थी हमारे पास और एक स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल थी हमारे पास। गड़बड़ यहाँ पे ये हो गई थी, ये भी सारा सही था, ये भी सही था, सारा ये सही था। यहाँ पे मैंने आपको जब बताया था ना, यहाँ मैंने बताया था आपको कि 543 मेंबर जो होते हैं वो इलेक्ट होते हैं, दो को प्रेसिडेंट पहले जो है वो नॉमिनेट किया करता था, अभी फिलहाल ऐसी प्रोविजन करंटली नहीं है। ठीक है, राज्यसभा में मैंने आपको क्या बताया था कि 233 मेंबर्स जो होते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं और जो 12 मेंबर्स होते हैं उनको प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। नॉमिनेट, यहाँ पे भी इन दो को नॉमिनेट किया जाता है, लेकिन जो ये दो होते हैं इनको क्या किया जाता है, अगर ये दोनों एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करने चाहिए, अगर प्रेसिडेंट की नजर में ये एंग्लो इंडियन कम्युनिटी जो है इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट हो रही हो, तब इन दोनों को नॉमिनेट किया जाता है, अदरवाइज नॉमिनेट नहीं किया जाता। करंटली पिछले कुछ सालों में इसे नॉमिनेट नहीं किया जा रहा। ये 12 के 12 मेंबर्स जो होते हैं इनको नॉमिनेट किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। ये एंग्लो कम्युनिटी से हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते। ठीक है, जनरली नहीं होते हैं। तो वो जो चार चीजें जो मैंने आपको बताई थी कि आर्ट्स की फील्ड से बिलोंग करने चाहिए, ठीक है, और बाकी जो चार फील्ड्स मैंने आपको बताई थी, ठीक है, तीन और थी, एक सोशल सर्विसेज थी, एक आर्ट्स थी, और मैं देख के बता देता हूँ आपको, आर्ट्स, साइंस और लिटरेचर, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस। ठीक है, ये कल करवाया था, ये सारा सही कराया था मैंने आपको। यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि मिनिमम कितने से कितने मेंबर्स होने चाहिए, और एक मेंबर जो होता है वो आपका गवर्नर चूज कर सकता है, अगर वो क्या कहते हैं इन एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से अगर वो इनएडिक्वेटली रिप्रेजेंट कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई थी। यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था कि एक्स नंबर ऑफ मेंबर जो होते हैं वो गवर्नर जो है वो चूज कर सकता है, यहां तक सही था। लेकिन मैंने आपको थोड़ी सी मिस्टेक जो मैंने कर दी वो ये थी कि मैंने आपको बोल दिया था कि वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होते हैं। ठीक है, तो वो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से नहीं होते, वो होना चाहे तो हो भी सकते हैं, जरूरी नहीं है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से होने चाहिए। ठीक है, बस उनका मेन कंट्रीब्यूशन जो है वो यहां से होना चाहिए। ठीक है, आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल साइंस। ठीक है, और उसके अलावा सचिन वाली स्टोरी बताई थी मैंने, तो यही चार जो सब्जेक्ट्स जो हैं इन्हीं चार में से नहीं होने चाहिए, किसी और सब्जेक्ट में से भी वो लोग जो है, किसी और फील्ड में से भी वो लोग जो है वो हो सकते हैं। ठीक है, बस इतनी गलती थी, यहाँ पे मैंने सिर्फ एंग्लो बोल दिया था। ठीक है, तो सिर्फ एंग्लो नहीं आएंगे, ये चार फील्ड्स जो हैं, ये जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में ये चार फील्ड्स दी हुई हैं, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में वर्ड जो है सिर्फ ओनली नहीं मेंशन किया हुआ। तो जो हमारे जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने जो है इसके ऊपर जो है अपनी क्या कहते हैं क्लैरिफिकेशन दी है, या आप कह सकते हो कि इंटरप्रिटेशन दी है कि वहां पे क्योंकि ओनली वर्ड नहीं लिखा है तो जरूरी नहीं है कि इन्हीं चार फील्ड में से चुने जाए, किसी और फील्ड का भी वो इंसान जो है वो हो सकता है। ठीक है, बस यहाँ पे इतनी सी गड़बड़ थी, मैंने ये एक्स नंबर ऑफ मेंबर जो थे वो एंग्लो इंडियन से बोल दिए थे। ठीक है, तो वो जरूरी नहीं है कि एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से बिलोंग करते हो या फिर ना बिलोंग करते हो। ठीक है, चलो आज का जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, हम जो है हमारे क्लासिफिकेशन कर रहे थे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो दो तरीके की क्लासिफिकेशन जो है वो हमने कर ली है। अब तीसरी क्लासिफिकेशन जिस बेसिस पे हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसको उसकी डिविजन्स जो है वो की जाती है या कॉन्स्टिट्यूशंस को क्लासिफाई किया जाता है, उसकी थर्ड टाइप जो है वो देखने जा रहे हैं। तो थर्ड टाइप है उसकी रिजिड और फ्लेक्सिबल। ठीक है, कि कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो रिजिड कब कहलाएगा और कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो फ्लेक्सिबल कब कहलाएगा। ठीक है, तो इसके रिजिड और फ्लेक्सिबल की शुरू करने से पहले मेरे को आपको जो है मेजॉरिटीज जो है वो समझानी है और जो अमेंडमेंट प्रोसीजर जो है वो समझाना है। ठीक है, क्योंकि रिजिड और फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब जो होता है वो यही होता है कि अगर कोई कॉन्स्टिट्यूशन जो है अगर उसको इजीली जो है अमेंड किया जा सके तो वो कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन कहलाया जाएगा, और अगर उस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो तो उस कॉन्स्टिट्यूशन को जो है रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन की कैटेगरी में रखा जाएगा। जैसे आपका ये है
यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन है, इसको रिजिड उसमें रखते हैं हम, ठीक है, रिजिड कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है। और जो इंडिया का है वो कहीं पे बीच में लटक रहा है, मैंने आपको कल भी बताया था, ठीक है। तो वो किस तरीके से लटक रहा है, वो जब सिंपल मेजोरिटी और जो टाइप ऑफ मेजोरिटीज जो है वो समझोगे तो आपको पता चल जाएगा। उसके अलावा मैंने कल जब आपको नोट्स भेजे थे तो मैंने आपको साथ में ये बताया था कि जो ये होगा क्या कहते हैं, लक्ष्मीकांत वाली जो बुक है आपकी उसमें मिस्टेक की हुई है, ठीक है। उन्होंने आज जब मेजॉरिटीज करवाऊंगा ना फिर आपको समझ में आएगा कि हाँ वहां पे जो मिस्टेक जो है वो थी। मेरा एडिशन जो है वो 4th एडिशन है, 4th एडिशन में मिस्टेक थी, ठीक है। अब 5th और 6th एडिशन में मिस्टेक है कि नहीं है वो आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना, लेकिन जो मेरा जो काम है कि आपको मेजॉरिटीज जो है उसके बारे में समझाना, तो वो मैं आपको समझाने जा रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले जो है हेडिंग जो है वो डाल दो, टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी मेंशन्ड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। Types of majorities mentioned in our constitution. Simple majority, absolute majority, समझ लो, लिखना कैसे है मैं बता दूंगा। Effective majority, special majority, special majority plus ratification of half states. इसको समझो ये क्या चीज होती है। स्पेशल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि मान लो, अब देखो स्पेशल मेजॉरिटी आपको तभी समझ में आएगी अगर आपको पार्लियामेंट का पता होगा, ठीक है। दूसरा, जब भी पार्लियामेंट में कोई भी बिल बनता है, कल मैंने आपको पार्लियामेंट के बारे में बता दिया था, पार्लियामेंट में कौन आते हैं, लोकसभा और राज्यसभा, ठीक है। तो क्या कहते हैं, पार्लियामेंट जो है जनरली जो बिल जो पास करवाए जाते हैं वो लोकसभा में पास करवाए जाते हैं, ठीक है। कुछ बिल जो होते हैं वो राज्यसभा में पास करवाने जरूरी होते हैं, और कुछ बिल होते हैं जिनको राज्यसभा को असेंट जो होता है वो अपना देना ही पड़ता है, ठीक है। कुछ बिल ऐसे भी होते हैं जिनको राज्यसभा में जाते ही नहीं है। वो जब बिल्स जो है जब डिस्कशन करेंगे ना बिल्स की कौन से मनी बिल कौन से होते हैं, फाइनेंशियल बिल्स कौन से होते हैं, वो सारी जो कहानी है वो तब बताऊंगा, ठीक है। अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि कुछ बिल्स जो होते हैं वो राज्यसभा में जाते हैं। ज्यादा जो आपका जो काम रहेगा वो लोकसभा का रहेगा। लोकसभा का काम ज्यादा इस वजह से रहता है क्योंकि लोकसभा में जो लोग आते हैं वो लोगों के द्वारा चुन के आते हैं, ठीक है। तो लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो दिखनी चाहिए। अब लोगों की रिप्रेजेंटेशन जो है वो किस तरीके से दिखेगी, जब हम लोग जो है जो लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स जो हैं वो लोग आके बिल जो है बनाएंगे, या बिल को पास करवाने का हक जो होगा वो उनके पास होगा, ठीक है। तो जब लेजिस्लेचर की बात करेंगे हम, सेंट्रल लेजिस्लेचर की बात करेंगे, तो मेनली लोकसभा की बात करेंगे, ठीक है। जहां पे भी राज्यसभा की बात आएगी वो मैं स्पेशली आपको मेंशन कर दिया करूंगा, ठीक है। तो जब मैं पार्लियामेंट कह रहा हूं तो फिलहाल उसको क्या कहते हैं, बाय डिफॉल्ट आप समझ लेना कि मैं उसकी बात कर रहा हूं, लोकसभा की बात कर रहा हूं, ठीक है। अब चलते हैं यहाँ पे। तो कोई भी अगर बिल आपको पास करवाना होता है ना तो सबसे पहले वो बिल जो है उसको पेश किया जाता है, ठीक है। फिर उसके ऊपर जो है स्क्रूटनी वगैरह उसकी होती है। देन फाइनली वो उस बिल के ऊपर जो है वोटिंग की जाती है, ठीक है। वोटिंग होती है मेनली आपकी दोनों हाउसेज में होती है वैसे जनरली तो वोटिंग, लेकिन मेनली हम लेके चल रहे हैं फिलहाल सिर्फ ताकि आपको कंफ्यूजन जो है वो ना हो, क्योंकि हमें अभी फिलहाल के लिए सिर्फ मेजोरिटीज जो है उनको समझना है, ठीक है। तो अभी फिलहाल हम सिर्फ लोकसभा को लेके चलते हैं। तो लोकसभा में हमारे कितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में हमारे मेंबर्स होते हैं 545, ठीक है, बाय लॉ, ठीक है। बाय लॉ हमारे कितने मेंबर्स हैं, 545, ठीक है। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि अगर कोई बिल जो है उसको पास करवाना है तो उसके लिए क्या करना होगा, कंडीशन क्या चाहिए, 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। 50% ऑफ मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, इसका मतलब ये होता है कि मान लो आज का दिन है, ठीक है। आज के दिन क्या करवाने जा रहे हैं हम, आज के दिन हम जो है हमने एक बिल पास करवाना है, ठीक है। मान लो हमारी सरकार है, हमें एक बिल जो है वो पास करवाना है। तो आज के दिन जितने बंदे वहां पे प्रेजेंट होंगे, ठीक है, कितनी टोटल स्ट्रेंथ है, 545, ठीक है। आपकी पार्लियामेंट की कितनी स्ट्रेंथ है, 545, ठीक है। पार्लियामेंट की नहीं, सॉरी, लोकसभा की स्ट्रेंथ है 545। यहां पे मान लो कोई बंदे जैसे सिद्धू जैसा बंदा है, वो कहां पे बैठा है, वो कपिल शर्मा शो में बैठा है, ठीक है। तो वो क्या है, वो यहां से एब्सेंट है, ठीक है, वो नहीं आएगा। ऐसे कुछ और बंदे होंगे, बुढ़े होते हैं, बीमार पड़े होंगे, ठीक है, वो यहां पे नहीं होंगे। कुछ बंदे होते हैं ऑपरेशन करवाने फॉरेन गए होते हैं, वो भी नहीं होंगे। आज के दिन मान लो हमारी जो इसकी प्रेजेंट इसकी ये है, क्या कहते हैं, जितने लोग यहाँ पे, जितने एमपीज जो हैं, जितने मेंबर जो हैं यहाँ पे प्रेजेंट है वो है 400 भी ज्यादा हो गए, इतने तो होते भी नहीं, 300 मान के चलो, ठीक है।
जिस दिन कोई स्पेशल बिल पास करवाना होता है ना, फिर इनको जो है बुलवाया जाता है जबरदस्ती की, आज तुम्हारा यहाँ पे प्रेजेंट होना जरूरी है, ठीक है। आज के दिन मान लो सिर्फ कोई छोटा मोटा बिल है, जैसे छोटे मोटे बिल्स होते हैं ना, जैसे किसी स्टेट का नाम चेंज करना है, अब डिपेंड करता है कि जो आप लॉ जो है जो बनाने जा रहे हो कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसका भी मैं अलग से आपको जो नोट जो है वो भेज दूंगा कि कौन से बिल जो है वो स्पेशल मेजॉरिटी से पास करवाए जाते हैं, कौन से जो है ये स्पेशल मेजॉरिटी, कौन से जो है सिंपल मेजॉरिटी से पास करवाए जाते हैं, ठीक है। और कौन से जो है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट, उनके लिए वो चाहिए होती है, ठीक है। तो जैसे मान लो किसी स्टेट का नाम चेंज करना है या किसी स्टेट की जो बाउंड्री जो है वो चेंज करनी है, तो उसके लिए सिंपल मेजॉरिटी लगती है, ठीक है। तो मान लो उस दिन 300 मेंबर जो है वो प्रेजेंट थे, ठीक है। अब 300 हमारी कंडीशन क्या है, 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, तो 300 मेंबर जो है प्रेजेंट है। अब उसका क्या चाहिए, 50%, मोर देन 50% है, ये मोर देन 50%, ठीक है। तो 300 का 50% कितना हो गया, 150, और 150 प्लस 1, ठीक है, मोर देन 50%। मोर देन 50% करने के लिए हमें क्या करना होगा, एक मेंबर जो है उसमें और की जो है, अगर वो मेंबर प्रेजेंट है, जितने मेंबर प्रेजेंट है उनका मोर देन 50% जो है वो वोट कर रहे हैं किसी चीज के फेवर में, तो उस बिल को सिंपल मेजॉरिटी से पास जो है वो मान लिया जाएगा, ठीक है। तो उसका ये था, सिंपल मेजॉरिटी का क्या था कि जितने मेंबर उस दिन प्रेजेंट होंगे उनका 50% से ज्यादा अगर वो जो है उसके हक में वोट दे देते हैं कि इस बिल को जो है हम पास कर रहे हैं, तो वो जो बिल होगा वो सिंपल मेजॉरिटी से उस बिल को पास करवा दिया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपकी सिंपल मेजॉरिटी। नेक्स्ट आते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब होता है नॉट लेस देन 50% ऑफ मेंबर, नॉट लेस देन, अच्छा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में ना ये बातें कहीं पे भी नहीं लिखी हुई कि सिंपल मेजॉरिटी से बिल पास होगा, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बिल पास होगा, या इफेक्टिव मेजॉरिटी नाम की कोई चीज होती है, स्पेशल मेजॉरिटी नाम की चीज होती है, ठीक है। ऐसा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी नहीं लिखा हुआ है। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में सिंपली ये लाइनें लिखी हुई है कि अगर इस चीज को पास करवाना है तो आपको क्या करना होगा, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये चाहिए। ये वर्डिंग जो है ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है। उसी तरीके से ये वर्डिंग आपके कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी है, नॉट लेस देन 50% of total membership of the house, of total membership of house, ठीक है। तो टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस कितनी है, 545 है आपकी लोकसभा की और 245 है आपकी राज्यसभा की, ठीक है। तो ये अब ये एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या कहती है, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कहती है कि आपका 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, तो 245 का 50% कितना हो गया, 272 पॉइंट समथिंग होगा, 272.5 होगा, ठीक है। तो नॉट लेस देन 272.5 जो है वो होना चाहिए, तो हम मान के चलते हैं 273, ठीक है, कि अगर 273 मेंबर्स जो है इस बिल को, किसी भी बिल को पास कर देंगे लोकसभा से, और इसी तरीके से इसका हाफ कर लेना, ठीक है, तो उस बिल को जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के तहत उस बिल को पास मान लिया जाएगा, ठीक है। तो ये होती है आपकी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। उसी तरीके से एक चीज और होती है, वो होती है आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस माइनस वैकेंसी, ठीक है। वैकेंसी किस तरीके से क्रिएट हो जाती है, एक आपका शेड्यूल 10 होता है एंटी डिफेक्शन लॉ, ठीक है। एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो ये कहता है कि अगर कोई जो एमपी जो है, ठीक है, या फिर एमएलए, स्टेट में एमएलए चलते हैं और जो आपकी ये होती है सेंटर होती है उसमें चलते हैं आपके एमपी, अगर मान लो वो किसी गलत तरीके से इलेक्शन जीतता है या कुछ ऐसा जो है कर देता है जिस वजह से उसकी सीट जो है वो वेकेंट हो जाती है, ठीक है, तब उसको जो है वैकेंसी माना जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि मान लो 545 क्या थी आपकी, 540 क्या है आपकी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है, इनमें से 5 वैकेंसीज जो है वो क्रिएट हो गई, ठीक है, तो कितना रह गया आपका 540, ठीक है। अब इस 540 का 50% जो है वो होना चाहिए, ठीक है, या 50% से एक जो है वो ज्यादा होना चाहिए, एक मेंबर, ठीक है। तो इसका 50% निकाल लो, 250 प्लस 20 270, ठीक है। तो यहां पे आपको जो है 270 जो है वो आपको चाहिए होंगे वोट्स किसी बिल को पास करवाने के लिए, ठीक है। तो ये होती है आपकी इफेक्टिव मेजॉरिटी,
ठीक है, एक बार तीनों को दोबारा से समझ लो। सिंपल मेजॉरिटी का मतलब क्या है कि जितने मेंबर जो है उस दिन आपकी लोकसभा में या फिर राज्यसभा में बैठे होंगे, प्रेजेंट होंगे, अगर उतने बैठकों में से 50% जो है किसी बिल के लिए यस जो है अपनी दे देते हैं तो उस बिल को पास मान लिया जाएगा। ठीक है, तो ये होती है आपकी सिंपल मेजॉरिटी। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी का मतलब ये होता है कि अगर 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप जो है किसी 50% प्लस 1 जो है आपकी टोटल मेंबरशिप ऑफ द बिल, आपको ये जो चीज जो है ना ये इसी तरीके से याद रखनी है, नॉट लेस देन 50%। ठीक है, क्योंकि ये घुमा के पूछा जाता है आपसे कि 4 डेफिनेशंस आपको दे दी जाती हैं और उसके बाद जो है पूछ लिया जाता है कि इनमें से कौन सी जो है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी है। ठीक है, तो यहां पे क्या लिख दिया जाएगा, मोर देन 50%। ठीक है, तो आपको मोर देन 50% पे टिक जो है वो नहीं लगाना है, हालांकि बात जो है वो यही कह रहा है, लेकिन आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें लिखा है नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप। ठीक है, तो आपको नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप के अकॉर्डिंग ही इस चीज को याद करना है। ठीक है, कि जो है अगर नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप, ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए कह रहा हूं कि 50% से ज्यादा ले लो। ठीक है, क्योंकि मैंने मैथमेटिकली आपको समझाना है, तो मैथमेटिकली इसका मतलब जो है वो यही बनता है कि नॉट लेस देन 50% का मतलब ये है कि 50% से ज्यादा। ठीक है, नॉट लेस देन 50% का मतलब क्या बनता है कि 50% से कम जो है वो नहीं होना चाहिए। ठीक है, 50% से कम जो है वो कब नहीं होगा, जब 50% से ज्यादा होगा। ठीक है, मैं इसी वजह से मोर देन आपको एग्जांपल लेके बता रहा हूं, लेकिन आपको याद इसी तरीके से करना है, नॉट लेस देन। ठीक है, ये बहुत बार कंफ्यूज करते हैं और ये जब ये सवाल आता है ना तो इसी तरीके की कंफ्यूजन के साथ ही आता है। ठीक है, बस आपको ये याद रखना है कि मोर देन 50% की बात सिर्फ सिंपल मेजॉरिटी में होगी, अदरवाइज नॉट लेस देन 50% की बात ही होगी, इफेक्टिव हो या फिर आपकी एब्सोल्यूट हो। ठीक है, बस इफेक्टिव में फर्क क्या है, इफेक्टिव में जो वैकेंसी जो है उसको कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे वैकेंसी जो है वो कंसीडर नहीं हो रही। ठीक है, मान लो किसी चीज को जो है आपको 50% ऑफ उससे पास करवाना है, क्या कहते हैं एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से आपको किसी चीज को पास करवाना है। ठीक है, और उस वहां पे क्या चल रहा है, वहां पे 10 की वैकेंसी चल रही है, तब भी 10 की वैकेंसी भी अगर चल रही है तब भी आपको इसी नंबर के साथ पास करवाना पड़ेगा, 273 वोट्स जो है उसके लिए चाहिए ही चाहिए। ठीक है, यहां पे अगर इफेक्टिव मेजॉरिटी से किसी चीज को पास करवाना है, फिर वैकेंसी जो है वो देखनी पड़ेगी कि कितनी वैकेंसी बन रही है। ठीक है, अगर 5 की वैकेंसी बन रही है तो 240 का 50% लिया जाएगा, 50% प्लस 1 लिया जाएगा। ठीक है, अगर 10 की वैकेंसी चल रही है तो 535 के अकॉर्डिंग उसका 50% प्लस 1 निकाला जाएगा। ठीक है, अगर वैकेंसी 20 की चल रही है तो उसके अकॉर्डिंग 50% प्लस 1 निकाला जाएगा, किसमें, इफेक्टिव मेजॉरिटी में। सिंपल एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में ऐसा कुछ नहीं होगा, वैकेंसी है चाहे नहीं है, 273 वोट जो है वो हमें चाहिए ही चाहिए लोकसभा से। ठीक है, लोकसभा से। राज्यसभा का अपना 50% के अकॉर्डिंग निकालना पड़ेगा। ठीक है, 245 को 2 से डिवाइड कर देना, जितना आएगा उसमें प्लस 1 कर देना। ठीक है, तो ये हो गया आपका एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और ये हो गया आपका इफेक्टिव मेजॉरिटी। उसके अलावा एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो होता है क्या कहते हैं, सॉरी, ये जो इफेक्टिव मेजॉरिटी जो होती है ये सिर्फ एक ही जगह पे काम आती है, जब आपको चेयरमैन ऑफ जो राज्यसभा होता है ना उसको रिमूव करना होता है। ठीक है, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा उसको रिमूव करना होता है। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा कौन होता है, आपका वाइस प्रेसिडेंट। ठीक है, वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं वो आपके चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होते हैं वो होते हैं। अगर उनको रिमूव करना है तो ये चीज चाहिए आपको, इफेक्टिव मेजॉरिटी चाहिए। ये सिर्फ एक ही जगह पे काम आती है, सिर्फ और सिर्फ ये जब आपके इसको रिमूव करना हो वाइस प्रेसिडेंट को। ठीक है, और जब उसको वाइस प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाएगा तो उसको एज अ वाइस प्रेसिडेंट नहीं रिमूव किया जाएगा, उसको रिमूव किया जाएगा एज अ चेयरमैन ऑफ ये आपका राज्यसभा। ठीक है, वो कब किया जाएगा कि ये जो लाइन जो है ये मैंने क्यों बोली, जब वाइस प्रेसिडेंट करवाऊंगा तब समझाऊंगा आपको। ठीक है, अब आते हैं स्पेशल मेजॉरिटी। स्पेशल मेजॉरिटी में क्या होता है, इसमें 2 कंडीशंस जो है वो चाहिए होती हैं। ठीक है, सबसे पहले नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर। देखो सब में नॉट लेस देन आ रहा है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। ठीक है, ये होती है आपकी स्पेशल मेजॉरिटी। तो इसमें क्या होगा कि मान लो एक पर्टिकुलर दिन में क्या है कि 300 मेंबर जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी से बिल जो है वो किस तरीके से पास होगा, मान लो एक पर्टिकुलर दिन है, उस दिन 30 मेंबर जो है प्रेजेंट थे। ठीक है, सॉरी 300 मेंबर प्रेजेंट थे, तो 300 का 2/3 कितना हो गया, 200। ठीक है, 200 मेंबर जो है वो प्रेजेंट थे। ठीक है, तो अब क्या इस बिल को पास मान लिया जाएगा, नहीं, अभी ये भी देखा जाएगा कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है बन रही है नहीं बन रही। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होती है, यहां पे आओ वापस। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी क्या होगी
कि 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप, ठीक है। 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप कितनी बनती है, नॉट लेस देन 50, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी कब बनती है, जब नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप होगा। वो किस नंबर पे बनेगी, 273 नंबर पे, ठीक है। तो ये 273, ठीक है। तो क्या ये बन रहे थे, उतने मेंबर उस दिन प्रेजेंट थे कि वो 273 मेंबर जो है वो बना पाए, ठीक है। तो उतने मेंबर जो है उस दिन नहीं प्रेजेंट थे, इस वजह से ये बिल जो है वो आपका पास नहीं होगा, ठीक है। क्योंकि उस दिन क्या था, 300 मेंबर जो है वो प्रेजेंट थे, ठीक है। तो 300 का जब 2/3 किया हमने तो 200 लोग जो है वो आए, ठीक है। अब मान लो 200 के 200 लोगों ने क्या कहते हैं यस जो है वो कर दिया कि बिल है जो है वो पास हो जाए, लेकिन इसकी सेकंड कंडीशन भी तो हमें देखनी है कि एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से भी बिल जो है वो पास होना चाहिए, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से बिल जो है वो कब पास होगा, जब 273 मेंबर जो है उस बिल के लिए यस करते हैं, ठीक है। लेकिन कितने मेंबर्स ने यस किया, सिर्फ 200 मेंबर्स ने, ठीक है। तो इस वजह से ये बिल जो है ये पास नहीं होगा। इसी तरीके से 400 और 500 का निकाल के देख लेना, 500 का नहीं निकालते, 399 का निकाल के देखते हैं कि मान लो 399 मेंबर जो है उस दिन प्रेजेंट थे, तो उसका 2/3 देखते हैं कितना बनता है, 133, ये कितना हो गया, 266। अभी भी ये बिल जो है अभी भी पास नहीं होगा, ठीक है। तो हम करते हैं इसको और बड़ा नंबर लेते हैं जो डिवाइड हो जाए, 418 लेते हैं, 417 2/3, 3 9 139 into 2 8 7 278। अब पास हो जाएगा बिल, ठीक है। अब बिल पास हो जाएगा अगर मेरा मैथ गलत नहीं है तो। 417 2/3 1 जा 3 9 18 2 3 जा 3 2 जा 6 6 7 2 1, ठीक है। अब पास हो जाएगा, ठीक है। 417 मेंबर्स जो हैं वो उस दिन प्रेजेंट थे, तो उसका 2/3 निकाला तो हमने कितना आया, 278, ठीक है। अब 278 मेंबर जो है वो क्या कह रहे हैं कि ये बिल जो है पास हो जाना चाहिए। 278 मेंबर जो है वो कह रहे हैं कि बिल जो है उसको पास कर दो, ठीक है। अब बिल को पास करने के लिए दूसरी कंडीशन क्या चाहिए थी हमें कि 273 मेंबर जो है वो यस कह रहे हो, ठीक है। तो हमारे पास तो ऑलरेडी यस कहने वाले ज्यादा हैं, 278 है, ठीक है। इसका मतलब जो है ये बिल जो है स्पेशल मेजॉरिटी से पास हो जाएगा, ठीक है। अब स्पेशल मेजॉरिटी का एक पार्ट तो होता है ये वाला, ठीक है। अब इसी का एक पार्ट और होता है स्पेशल मेजॉरिटी का, वो पार्ट सिर्फ एक ही टाइम पे यूज होता है जब जो है आपका प्रेसिडेंट को जो है इम्पीच करना हो, ठीक है। तो उसमें कंडीशन क्या होती है, उसमें कंडीशन ये होती है कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। यहां पे क्या था, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है हमें वो लेके आनी थी, ठीक है। तो यहां पे क्या है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस क्या है, 2/3, ये फर्स्ट कंडीशन है। सारा लिखवाऊंगा मैं आपको, अभी सिर्फ समझ है। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप, टोटल मेंबरशिप कितनी है लोकसभा की, 545, ठीक है। तो अब इसको डिवाइड कर दो तो देखते हैं कितने आते हैं, 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 6 जा 18 3 7 जा 3 8 जा 24, 148 into 2 8 2 जा 16 4 2 जा 9 2 1 जा 2, 298 मेंबर जो है अगर वो कहेंगे कि एक बिल जो है वो पास हो जाए तभी वो बिल जो है वो पास होगा, ठीक है। ये स्पेशल मेजॉरिटी कब चाहिए होती है, जब प्रेसिडेंट को इम्पीच करना हो। तो अगर प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है तो हमें 298 मेंबर्स की जो ये जो एसएन जो है वो चाहिए होगा, ठीक है। 298 मेंबर्स का, नॉट लेस देन, ठीक है, यानी कि +1। 299 मेंबर जो हैं वो हमें चाहिए होंगे अगर हमें ये बिल जो है ये पास करवाना है, ठीक है, मतलब प्रेसिडेंट को इम्पीच करवाना है। तो ये सारा किसके लिए था, ये था स्पेशल मेजॉरिटी का केस, ठीक है। दो केसेस होते हैं इसमें। पहला केस क्या होता है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग, कि कितने मेंबर उस दिन प्रेजेंट है और उतने जो है अगर प्रेजेंट होने के बाद 2/3 इसका जो है हक में जो है फैसला दे दें, 2/3 मेंबर हक में फैसला दे दें तो उस बिल को पास मान लिया जाएगा। लेकिन सेकंड कंडीशन ये वाली जो है ये भी फुलफिल होनी चाहिए, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी वाली कंडीशन क्या है कि ये वाली,
ठीक है, कि नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल मेंबर्स जो है वो हक में फैसला लें, ठीक है। तो वो नंबर हमने निकाला था, कितना आया था 273, ठीक है। तो अगर 273 मेंबर्स जो है वो दे रहे हैं फैसला और ये वाले भी मेंबर जो है हमारे 273 से ज्यादा बन जाएं या 273 बन जाएं, उस केस में उस बिल को स्पेशल मेजॉरिटी से जो है वो बिल पास मान लिया जाएगा, अदरवाइज वो बिल जो है वो पास नहीं माना जाएगा। इसी की सेकंड कंडीशन क्या थी कि 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप का मतलब क्या है, 2/3 ऑफ द 545 अगर लोकसभा में पास करवाना है, अगर राज्यसभा में करवाना है तो 2/3 ऑफ 245, ठीक है, क्योंकि लोक राज्यसभा की स्ट्रेंथ कितनी होती है 245, ठीक है। तो इसका 245 करके देखेंगे, जितना आएगा उसके अकॉर्डिंग जो है उस बिल को वहां पे पास करवाना होगा, तभी जो है आपका राष्ट्रपति जो है उनको इम्पीच करवाया जाएगा। नेक्स्ट आते हैं लास्ट वाला, स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ स्टेट। उसमें क्या होगा कि स्पेशल मेजॉरिटी से बिल पास करवाना पड़ेगा और हाफ ऑफ द स्टेट्स जो है, मान लो इंडिया में 28 स्टेट्स जो है अगर हैं एग्जिस्ट करती हैं, तो उनमें से जो 14 स्टेट्स जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से वहां पे बिल जो है वो पास करवाना पड़ेगा, तभी वो बिल जो है उसको पास माना जाएगा। ऐसे बिल जो है अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में अगर हमें जो है कुछ चेंज करना हो, तब ये जो बिल जो है मतलब अगर कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना चाहते हो, तब उस बिल को पास करवाने के लिए आपको इसके थ्रू जो है वो बिल जो है, इस प्रोसीजर के थ्रू वो बिल जो है वो आपको पास करवाना पड़ेगा, ठीक है। तो ये थी आपकी सारी जितनी भी मेजॉरिटीज जो होती है या किस तरीके से आपके बिल जो है किन मेजॉरिटीज से जो है वो पास करवाए जाते हैं, वो सारी मेजॉरिटीज थी, ठीक है। अब सबके बारे में लिखना स्टार्ट करो, ठीक है। ये मैं मिटाने नहीं जा रहा हूं, ठीक है। जैसे जैसे मैं आपको लिखवाऊंगा ना, तो जो चीज इससे रिलेटेड आपको नोट करनी होगी तो आप यहां से नोट कर लेना, ठीक है। तो लिखो सिंपल मेजॉरिटी, मतलब ये जो बेसिकली आपको एग्जांपल ही नोट करना होगा, तो एग्जांपल नोट कर लेना, ठीक है। तो लिखो, सबसे पहले लिखो सिंपल मेजॉरिटी, ऊपर हेडिंग डालो रिजिड एंड फ्लेक्सिबिलिटी। रिजिडिटी और फ्लेक्सिबिलिटी भी आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे, ये उसी का पार्ट है। और साथ में इसकी सब हेडिंग डाल दो टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी या अमेंडमेंट प्रोसीजर। लिखो सबसे पहले फर्स्ट डालो, फर्स्ट हेडिंग सिंपल मेजॉरिटी, सिंपल मेजॉरिटी। इसमें लिखो मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, मोर देन 50% ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। ये एग्जांपल दे लेना, ठीक है। मान लो उस दिन 300 मेंबर जो है वो प्रेजेंट है, तो 300 का 50% कितना हो गया 150 प्लस 1 चाहिए होगा हमें बिल को पास करवाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। इसमें लिखो नॉट लेस देन 50% ऑफ द मेंबर्स, 50% ऑफ, नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। ब्रैकेट में लिखो 545 लोकसभा एंड 245 राज्यसभा, 245 राज्यसभा। अगर किसी इंसान को कोई भी चीज जो है, कोई भी टॉपिक जो है मुश्किल लगता है, कोई भी सब्जेक्ट मुश्किल लगता है, मान लो किसी को पॉलिटी जो है मुश्किल लग रहा है, पॉलिटी आपको मुश्किल लगने का रीजन क्या है, क्योंकि आपको ये जो टेक्निकलिटीज जो है ना, ये आपको याद नहीं रहती, ठीक है। समझ आ रही है जब आप समझना चाहते हो, या तो समझ नहीं आती फिर बात अलग होती है। अगर समझ आ रही है, समझने के बाद जो है कोई चीज भूलते जा रहे हो आप, उसको याद रखने का तरीका ये होता है कि जब भी उस चीज का जिक्र हो ना, जैसे मान लो कि आपको आज के दिन आपको ये 545 और 245 ही याद करना है, ठीक है। जहां जहां पे भी इसका जिक्र हो रहा है ना कि 545 आ रहा है, 545 आ रहा है, ब्रैकेट में लिखते हैं राज्यसभा के जो मेंबर जो है, टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस जो है वो ये है, ठीक है। जहां पे भी 545 लिख रहे हो, ठीक है, या जहां पे भी टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस की बात आ जाए वहां पे 545 लिखते रहो, ठीक है। लेकिन लोकसभा में, राज्यसभा में कितनी है 245। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी लिख रहे थे हम, लिखो दोबारा, मतलब मैं रिपीट कर रहा हूं, नॉट लेस देन 50% ऑफ टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ब्रैकेट में लिख लो 245 एंड 245 है आपकी लोकसभा की, सॉरी 545 है लोकसभा की, 245 है आपकी राज्यसभा की। और ये एग्जांपल लिख लो कि 245 वाला एग्जांपल लिख लो कि उसका 50% कितना बनता है 272.5 और प्लस 1 चाहिए होता है, तो 273 जो है वो हमें चाहिए होता है एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के लिए, ठीक है। एब्सोल्यूट मेजॉरिटी से अगर हमें कोई बिल जो है वो पास करवाना है लोकसभा में, उसके लिए कितने मेंबर्स की यस चाहिए 273 मेंबर्स की यस चाहिए, ठीक है। अगर वो कह देंगे कि यस इस बिल को पास कर दो, वो बिल जो है पास मान लिया जाएगा, ठीक है। किसके थ्रू, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी के थ्रू, ठीक है।
और सेम इसी तरीके से 245 का खुद से निकालना, ठीक है। 50% करके जितना आंसर आएगा उसमें एक ऐड कर देना +1, ठीक है, कि उतने मेंबर जो है अगर वो वोटिंग के लिए यस कह रहे हैं या यस वोट कर रहे हैं तो उस बिल को जो है पास मान लिया जाएगा। नेक्स्ट आ जाओ, इफेक्टिव मेजॉरिटी। इफेक्टिव मेजॉरिटी इसमें लिखो नॉट लेस देन 50% of the total membership, not less than 50% of the total membership of the house minus vacancy, जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की जो लैंग्वेज है उसमें ये लिखा हुआ है कि नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एक्सक्लूडिंग डिफेक्टिव मेंबरशिप या एक्सक्लूडिंग डिफेक्टेड मैनर्स मेंबर्स। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस एक्सक्लूडिंग डिफेक्टेड मेंबर्स या मिनिस्टर्स, ठीक है। तो इसमें स्टार मार्क करके लिख लेना यहीं पे इफेक्टिव मेजॉरिटी में। एग्जांपल लिखना होगा तो लिख लेना ये वाला, ठीक है, कि अगर मान लो 5 की वैकेंसी थी तो 540 का ये जो है 50% जो है वो निकाला जाएगा और उसमें देन एक ऐड किया जाएगा, ठीक है। तो ये एग्जांपल लिख लेना और हाँ स्टार मार्क करके इसमें लाइन लिखो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज रिमूव्ड थ्रू इफेक्टिव मेजॉरिटी। आपकी जो लक्ष्मीकांत वाली बुक है ना, जो 4th एडिशन है, वो बात करता है, वो इफेक्टिव मेजॉरिटी को भी एब्सोल्यूट मेजॉरिटी जो है वो बता रहा है, ठीक है। तो यहां पे जो है उसने गलत बताया हुआ है लक्ष्मीकांत वाली बुक में, ठीक है। अगर इसी चीज को आप बेयर एक्ट्स में पढ़ोगे ना तो बेयर एक्ट्स में जो लैंग्वेज होगी वो जो मैंने आज लिखवाई है ना आपको, वो लैंग्वेज लिखी हुई होगी, ठीक है। हाँ लिख लो, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा इज रिमूव्ड थ्रू इफेक्टिव मेजॉरिटी। नेक्स्ट लिखो स्पेशल मेजॉरिटी, उसमें डालो पार्ट 1। इसमें लिखो नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। तो जो आपका वो होगा ना, जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें ऐसे नहीं लिखा होगा प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, उसमें ऐसे लिखा होगा कि नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड नॉट लेस देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ठीक है। उसमें जो आपकी कॉन्स्टिट्यूशन की लैंग्वेज है उसमें इस तरीके से लिखा हुआ है। ये हो गया आपका फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट लिखो, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, ब्रैकेट में लिख लो 245 किसके लिए, आपका लोकसभा के लिए, और 545 है लोकसभा के लिए, 245 है आपका राज्यसभा के लिए। स्टार मार्क करके एक लाइन लिखो, मोस्ट रिजिड मैकेनिज्म mentioned in our constitution and is used to impeach the president। और एक बात, प्रेसिडेंट को कभी भी रिमूव नहीं किया जाता, प्रेसिडेंट को इम्पीच किया जाता है, ठीक है। इसके ऊपर भी यूपीएससी ने बहुत बार कंफ्यूज करके जो है सवाल जो है वो पूछा हुआ है आपसे। नेक्स्ट आओ, वो लिखना है, उसमें लिखो, उसमें कुछ भी लिखने वाला है ही नहीं, मतलब सिंपल मेजॉरिटी, ये स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ द हाफ ऑफ द स्टेट्स, ठीक है। तो उसको एज इट इज लिख लो, सिंपल मेजॉरिटी मतलब चौथा टाइप, हाँ फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ पांचवी टाइप लिख लो, सिंपल मेजॉरिटी प्लस स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स ठीक है। और जो स्टेट्स जो है वो किस मेजॉरिटी से पास करेंगी, उसके ब्रैकेट में लिख लेना, स्टेट्स हैव टू पास थ्रू सिंपल मेजॉरिटी, states have to pass the bill through simple majority। नेक्स्ट आओ, अब लिखो रिजिडिटी के बारे में, ठीक है। ये सारी आपकी मेजॉरिटी जो है वो हो गई। नेक्स्ट लिखो रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन
refers to a constitution. Rigid constitution refers to a constitution which prescribes a difficult and rigid procedure, for its amendment. Whereas next line में लिखो, whereas flexible constitution is easily amendable. फुल स्टॉप, टॉपिक खत्म। ठीक है, अब देखना है हमें इंडिया के बारे में कि इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिजिड है या फ्लेक्सिबल है। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया था, ये बीच में लटक रहा है। जैसे ना तो हम कंप्लीटली यूनिटरी हैं, ना ही हम कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है, हम वहां पे भी बीच में लटक रहे हैं। ना तो हम कंप्लीटली रिजिड है और ना ही हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीटली फ्लेक्सिबल है। ठीक है, वो किस तरीके से, मान लो किसी स्टेट का नेम चेंज करना है तो उसके लिए क्या चाहिए, कोई डिफिकल्ट प्रोसीजर जो है वो नहीं चाहिए। सिंपली आपको क्या करना है, लोकसभा में एक बिल लेके आना है कि आज से पंजाब को पंजाब नहीं कहा जाएगा, पंजाब कहा जाएगा। ठीक है, तो होगा क्या, जितने मेंबर जो है वहां पे उस दिन पर्टिकुलर डे में जिस दिन ये बिल लाया जाता है, जितने मेंबर्स वहां पे उस दिन प्रेजेंट होंगे, अगर उनमें से 50% से ज्यादा मेंबर जो है वो ये कह देते हैं कि जाओ कर दो पंजाब का नाम चेंज, पंजाब का नाम चेंज हो जाएगा। ठीक है, आज से फिर उसको पंजाब कहना शुरू कर देंगे। ठीक है, अगर वो नहीं करते तो वो नहीं चेंज होगा। ठीक है, तो होना क्या था कि एक सिंपल मेजोरिटी से, एक आराम छोटी सी चीज से आपका जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंज हो जाना था। अब कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज है वो किस तरीके से होना था, हमारा जो पार्ट है आपका, आई थिंक पार्ट 3 या 4 है, चलो जो भी है, आर्टिकल 1 से लेके 4 तक जो है वो स्पेशली आपके यूनियन और स्टेट की बात करते हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिकली जो है पहला आर्टिकल है वो बात करता है कि भारत स्टेट ऑफ यूनियन या ऐसे करके कुछ है, जब करेंगे ना 3-4 क्लासेस के बाद आएगा वो, तो तब मैं आपको बताऊंगा कि आर्टिकल 1 में जो है जो क्या बात करता है। ठीक है, आर्टिकल 1 जो है कभी कभी डायरेक्टली पूछ लिया जाता है, अगर वो लाइन मेरे सामने होगी तो फिर मैं बता दूंगा कि हाँ इस लाइन में कुछ गड़बड़ है कि नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आर्टिकल 2 में जो है वो बाउंड्रीज जो है, नेम्स वगैरह जो है आर्टिकल 1 में जो है वो सारे दिए हुए हैं। आर्टिकल 1 से 4 जो है वो क्या है कि जितनी भी भारत जो है, भारत का नाम दिया हुआ है, भारत की स्टेट्स का नाम दिया हुआ है कि इस नाम से स्टेट को पुकारा जाएगा, उनकी जो बाउंड्रीज जो है वो डिफाइन की हुई है। ठीक है, 1 से लेके 4 तक। फिर ये बताया हुआ है कि भारत जो है वो किसी की भी बाउंड्री जो है वो अल्टर कर सकता है, अपनी किसी भी स्टेट की बाउंड्री अल्टर कर सकता है। भारत जो है, भारत की टेरिटरी को कोई भी हथिया नहीं सकता। भारत जो है किसी भी टेरिटरी के साथ जो है वो बाद में आर्टिकल 4 में जो है चीजें जो ऐड की जाती हैं, जब हमने जो है 2014 के आसपास हमने जो है बांग्लादेश को कुछ अपने आइलैंड जो है बांग्लादेश को दिए थे और कुछ बांग्लादेश के आइलैंड जो है वो हमने ले लिए थे। ठीक है, क्योंकि वो जो है एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम कर रहे थे, जो हमारे वाले आइलैंड थे वो बांग्लादेश की टेरिटरी में आ रहे थे और जो बांग्लादेश वाले आइलैंड्स जो थे वो हमारी टेरिटरी में आ रहे थे, तो हमने वो जो थे आइलैंड जो थे उनको एक्सचेंज कर दिया। तो उस वजह से जो आपका आर्टिकल 4 था उसमें थोड़ी सी अमेंडमेंट जो है वो करनी पड़ी थी। ठीक है, तो ये सारी बातें जो है ये उसमें लिखी हुई है, आपकी क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हुई है कि किस स्टेट को किस नाम से बोला जाएगा। अब टेक्निकली हम क्या कर रहे हैं, सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू अपना जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें चेंजेस जो है वो करने जा रहे हैं। ठीक है, इस वजह से क्या हो गया, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन फ्लेक्सिबल हो गया। ठीक है, एक फ्लेक्सिबल का एग्जांपल ले दिया। अब देखते हैं रिजिडिटी का एग्जांपल। मान लो हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ भी चेंज करना है, अगर उसका बेसिक स्ट्रक्चर जो है वो हमें चेंज करना है तो हमें क्या करना होगा, स्पेशल मेजॉरिटी जो है वो लानी पड़ेगी। ठीक है, स्पेशल मेजॉरिटी किस तरीके से आएगी कि 2/3 ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, 2/3 ऑफ द मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, और प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी, इतनी मेजॉरिटी चाहिए। ठीक है, इतने मेंबर आपके कितने बने थे, जो भी बने थे आपके मेंबर्स, आई थिंक 273 से जब ज्यादा लोग जो है जो वोटिंग करेंगे तब उस चीज को जो है बिल को जो है पास माना जाएगा। लेकिन अगर हम उसके बेसिक स्ट्रक्चर में कुछ चेंज करना चाहते हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर में चेंज करना चाहते हैं तो हमें स्पेशल मेजॉरिटी तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन हमारे देश की जो आधी स्टेट्स हैं उन स्टेट से भी उन चीजों को जो है वो हमें उनकी जो है मंजूरी जो है वो हमें लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो इसी तरीके से ये जो हो गया स्ट्रक्चर जो हो गया कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक स्ट्रक्चर अगर हमें चेंज करना है तो ये जो मेथड है ये काफी ज्यादा रिजिड है। उसके अलावा प्रेजेंट जो है वो क्या है आपका एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। ठीक है, और जो मोस्ट सुप्रीम मेंबर ऑफ द कंट्री जो होता है वो प्रेजेंट होता है, इसी वजह से उसको फर्स्ट पर्सन जो होते हैं, फर्स्ट पर्सन ऑफ द कंट्री जो है वो कहा जाता है प्रेसिडेंट को। ठीक है, तो उसको अगर हमें रिमूव करना है उसके ऑफिस से, उस प्रेसिडेंट को रिमूव करना है तो उसके लिए जो आपका जो प्रोसीजर है वो काफी ज्यादा रिजिड है। आई थिंक हाँ 299 मेंबर जो है अगर उसको ऑफिस से निकालना है या उसको ऑफिस से इम्पीच करना है तो हमें 299 मेंबर्स की जो ये जो है वोटिंग जो है वो चाहिए उसकी है। ठीक है,
तो इस तरीके से आपका जो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये रिजिड भी है और फ्लेक्सिबल भी है। किसी चीज़ों में वो फ्लेक्सिबल है, कोई रूल जो है वो सिंपल मेजॉरिटी से भी पास हो जाते हैं, कुछ रूल जो होते हैं वो इतने ज़्यादा रिजिड है कि उन्हें स्पेशल मेजॉरिटी के थ्रू जो है उन रूल्स को पास करवाना पड़ता है। ठीक है, आ जाओ अब लिखो इसके बारे में। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज अ वंडरफुल मिक्स ऑफ both rigid and flexible amendment procedure। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया का ये पता चल गया। आज की क्लास में आपके जो है 3 चैप्टर्स मैंने आपको कवर करवाए हैं। ठीक है, तीसरा भी करवाने जा रहा हूँ लक्ष्मीकांत के। ठीक है, एक तो मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो है वही चल रहा है हमारा। ठीक है, दूसरा मैंने आपको जो मेजॉरिटीज जो है अलग अलग तरीके की, ये अलग चैप्टर होता है। ठीक है, वो करवा दी। तीसरा अब क्या करवाने जा रहा हूँ, आर्टिकल 268 करवाने जा रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, तो ये होता है अमेंडमेंट ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, सॉरी, अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की। कॉन्स्टिट्यूशन में जो है हम अमेंडमेंट जो है किस तरीके से कर सकते हैं, ये आपके आर्टिकल 368 में दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखो अमेंडमेंट इन द कॉन्स्टिट्यूशन या अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अमेंडमेंट प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, ब्रैकेट में लिखो आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 स्पेशली अब मेंशन में आ गया है आपके। ठीक है, जो आर्टिकल में वर्ड वाइज बताऊं ना कि ये आर्टिकल जो है ये आपको करना है, वो आर्टिकल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आर्टिकल 368 आपको याद रखना है आज से कि ये है अमेंडमेंट प्रोसीजर बताता है कॉन्स्टिट्यूशन का। ठीक है, तो ये क्या प्रोसीजर बताता है, लिखो इसके बारे में। आर्टिकल 368 मेंशंस ओनली two kind of amendment procedures। Article 368 mentions only two kind of amendment procedures। सबसे पहला लिखो स्पेशल मेजॉरिटी, सेकंड लिखो स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ स्टेट्स। स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। ब्रैकेट में लिख लो states have to ratify or pass the bill using simple majority। ठीक है, अब आर्टिकल 368 वो क्या बात कर रहा है, वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किस तरीके से करना है उसकी बात कर रहा है, लेकिन वो सिर्फ 2 पार्ट्स की बात कर रहा है, 2 चीजों की बात कर रहा है। एक बात कर रहा है स्पेशल मेजॉरिटी की, दूसरी बात कर रहा है स्पेशल मेजॉरिटी प्लस रेटिफिकेशन ऑफ हाफ ऑफ द स्टेट्स। ठीक है, इसकी बात कर रहा है। तो क्या अब आप ये बताओ कि सिंपल मेजॉरिटी से हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन जो था उसमें अमेंडमेंट नहीं हो रही थी ना। अब यूपीएससी आपसे क्या करती है, एक बार सवाल पूछा जाता है कि कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड, लिख के बताता हूं ऐसे नहीं। स्टेटमेंट लिखना और आपको गेस करना है कि कौन कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट है। ठीक है, पहली, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड थ्रू ओनली आर्टिकल 368। सेकेंड, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड थ्रू आर्टिकल 368। Constitution of India can be amended through Article 368 plus simple majority। चौथा, Constitution of India can be amended through Article 368 plus simple majority प्लस एब्सोल्यूट मेजॉरिटी प्लस इफेक्टिव मेजॉरिटी।
पांचवा, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड थ्रू आर्टिकल 368, सिंपल मेजोरिटी, एब्सोल्यूट मेजोरिटी, इफेक्टिव मेजोरिटी ओनली। ठीक है, आपसे क्वेश्चन जो यूपीएससी में पूछे जाते हैं वो इसी तरीके से पूछे जाते हैं, और आपके जो ग्रेड ए के जो एग्जाम्स होते हैं ना उनमें भी क्वेश्चन जो होते हैं पॉलिटी में बहुत से बच्चे जो है गलतियां करके आते हैं, क्योंकि वो ये जो छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं ना इन पे ध्यान नहीं देते। जो पॉलिटी जो है वो इतनी ज्यादा स्कोरिंग है ना, सिर्फ इन छोटे छोटे वर्ड्स के ऊपर ध्यान दे लोगे ना, और जैसे पिछले में मैंने बताया कि मोर देन 50% है कि नॉट लेस देन 50% है, नॉट लेस देन 2/3 है कि मोर देन 2/3 है, ये चीजें जो है इनके ऊपर जब ध्यान देना शुरू कर दोगे पॉलिटी का क्वेश्चन जो है वो कभी गलत नहीं होगा। ठीक है, और ये जो होते हैं ना आपके क्या कहते हैं, पॉलिटी हो गई और हिस्ट्री हो गई, ये सबसे ज्यादा स्कोरिंग होती है। हिस्ट्री का फंडा ये है कि हिस्ट्री समझनी है तो स्टोरी याद करनी पड़ेगी। ठीक है, स्टोरी पता होनी चाहिए, बहुत से आंसर कॉमन सेंस से निकल जाते हैं हिस्ट्री के, ईयर्स याद करने की जरूरत ही नहीं होती हिस्ट्री में। ठीक है, और जो इंपॉर्टेंट ईयर्स याद जो इंपॉर्टेंट ईयर्स होते भी हैं वो एज इट इज ही याद हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि उनका जिक्र जो है वो बार बार आता है। ठीक है, और दूसरा मैंने आपको याद करने का तरीका जो वो आज बताया है। ठीक है, कि जब भी कोई ईयर जो है वो बार बार आ रहा है ना और आपको याद नहीं हो रहा, तो ब्रैकेट में उस चीज से, उस ईयर में ऐसा क्या इंपॉर्टेंट हुआ था, जैसे जैसे बैटल ऑफ पलासी है वो कब हुई थी, जब वो जो बैटल ऑफ पलासी जब हो रही है, जिस ईयर में हो रही है, ब्रैकेट में उस ईयर में बार बार लिखते हो कि बैटल ऑफ पलासी हुई है, यहाँ पे बैटल ऑफ पलासी हुई है, बैटल ऑफ पलासी हुई है। बैटल ऑफ बक्सर जब होती है, अगर ईयर याद नहीं रहता तो ब्रैकेट में जब वो ईयर आता है ब्रैकेट में लिखो बैटल ऑफ बक्सर हुई थी, यहाँ पे बैटल ऑफ बक्सर हुई थी। 1857 का जो रिवोल्ट है, रिवोल्ट ऑफ 1857 में ऐसा इंपॉर्टेंट क्या हुआ था, ब्रैकेट में लिखते हैं रिवोल्ट ऑफ 1857 की कंपनी के खिलाफ जो है इन्होंने रिवोल्ट कर दिया था इंडियंस ने। ठीक है, अब आओ यहाँ पे, ये छोटे छोटे वर्ड्स होते हैं, यही गेम बनाते हैं, यही गेम बिगाड़ते हैं। ठीक है, पॉलिटी में से ऑलमोस्ट 18 क्वेश्चन जो है यूपीएससी में आते हैं। ठीक है, 15 से 20 क्वेश्चन जो होते हैं वो यूपीएससी में आते हैं, और जो आपका ये जो जुडिशरी का एग्जाम होता है ना उसमें अगर सभी की मार्केशन की जाए, ठीक है, सारे जो आपके 5 जो मेजर सब्जेक्ट्स होते हैं सभी की मार्केशन की जाए, तो ज्यादातर जो आपके क्वेश्चन होंगे वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से आते हैं। ठीक है, प्री की बात कर रहा हूं, मेंस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया से इतने क्वेश्चंस नहीं आते, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अगर अच्छे से किया होगा ना तो आप हर मेंस का आंसर जो है उसको घुमा पाओगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया की तरफ। ठीक है, और बहुत से बच्चों ने ये चीज जो है वो नहीं की होगी। जब टीचर जब आपके आंसर जो है वो चेक करते हैं ना, मेन चीज वो आपको चेक करता होता है कि आपने इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है। जब आपकी इंट्रोडक्शन ही आपकी कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट होगी और जब आपका कंक्लूजन जो है वो आपका कॉन्स्टिट्यूशन से पे खत्म होगा, तो आपको ऑटोमेटिकली मार्क्स जो है वो आपके ज्यादा आएंगे। ठीक है, आते हैं वापस यहाँ पे। ठीक है, तो प्री में ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया अच्छे से आता होगा तो आपका मेंस जो है, लॉ का मेंस जो है वो बहुत अच्छा चला जाएगा। ठीक है, तो ये पॉलिटी जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और मोस्टली जो लोगों के जो एग्जाम जो होते हैं वो क्लियर होते हैं सिर्फ इन्हीं 2 सब्जेक्ट्स की वजह से होते हैं। क्यों? क्योंकि एक तो स्कोरिंग होता है। ठीक है, दूसरा बाकी लोग जो क्या करते हैं वो ये ओनली और इन्हीं वजहों की वजह, इन्हीं छोटे छोटे वर्ड्स की वजह से उनके क्वेश्चन जो होते हैं वो ज्यादातर गलत हो जाते हैं। ठीक है, तो आज इसी वजह से इसका एग्जाम्पल लेके आपको समझाने जा रहा हूँ। क्वेश्चन क्या है आपका, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड ओनली थ्रू आर्टिकल 368। ठीक है, अब किसी बच्चे ने पढ़ा है कि आर्टिकल 368 जो है कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने की बात करता है। ठीक है, लेकिन उसने ये समझ के इस पे राइट टिक जो है वो लगा दिया। ठीक है, लेकिन उसने ये वर्ड नहीं देखा कि सिर्फ ओनली की बात हो रही है। ठीक है, वो ये कह रहा है, इसमें आपके क्वेश्चन का मतलब ये है, इस ऑप्शन का मतलब ये है कि सिर्फ आर्टिकल 368 के द्वारा ही कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड किया जा सकता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट आपकी गलत है, क्योंकि मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि सिंपल मेजॉरिटी के थ्रू भी हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन जो थे उसको अमेंड कर रहे थे। ठीक है, ये स्टेटमेंट जो होगी वो आपकी इनकरेक्ट हो जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट आओ, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड थ्रू आर्टिकल 368। ठीक है, इसमें ये तो नहीं लिखा कि सिर्फ आर्टिकल 368 से ही कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो होगी ये आपकी करेक्ट हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 368, क्योंकि स्टेटमेंट में क्या दिया, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड थ्रू आर्टिकल 368, तो सही है, अमेंड हो तो रहा है हमारा आर्टिकल 368 से। वो ये तो नहीं कह रहा कि सिर्फ आर्टिकल 368 से ही हो रहा है। ठीक है, तो ये वाली स्टेटमेंट जो है वो आपकी करेक्ट है। नेक्स्ट आते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड थ्रू आर्टिकल 368 एंड सिंपल मेजॉरिटी। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट जो है ये भी हमारी करेक्ट है। थर्ड क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन बी अमेंडेड टू आर्टिकल 368 सिंपल मेजॉरिटी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी और इफेक्टिव मेजॉरिटी। ठीक है, तो ये भी करेक्ट है। ठीक है, चौथी वाली का फिलहाल अभी मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, मैंने स्टेटमेंट लिख दी है लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि ये स्टेटमेंट राइट होगी या फिर रॉन्ग होगी। ठीक है, तो ये मैं इसका आंसर जो है वो आपको जल्दी दे दूंगा। ठीक है, तो इसकी ये जो आपकी सॉरी 5वीं वाली स्टेटमेंट है इसके बारे में मैं श्योर नहीं हूँ। ठीक है, इसका आंसर मैं निकाल के आपको दे दूंगा ढूंढ के, या आपकी जो क्वेश्चन बैंक होगा ना उसमें इसका आंसर होगा।
तो ये तो था आज हमारा, अमेंडमेंट भी करवा दिया मैंने आपको, ठीक है, और मैंने आज आपको ये करवा दिया है अमेंडमेंट प्रोसीजर करवा दिया है, टाइप ऑफ सिंपल मेजॉरिटी जो है वो करवा दी है। और अब हम कर सकते हैं, इसका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका शेड्यूल्स का, ठीक है। तो नेक्स्ट हेडिंग डालो शेड्यूल। शेड्यूल आज की क्लास में मैं आपको 2 क्वेश्चंस जो है वो भी लिखने के लिए दूंगा मेंस के, ठीक है। तो उनको नोट डाउन कर लेना, 1-2 दिन में मेरे को आंसर जो है वो लिख के भेज देना, आपकी जो गलतियां होगी वो मैं निकाल दूंगा। और इसके जो मॉडल आंसर जो होंगे वो भी आपको सेंड कर दिए जाएंगे, ठीक है। अभी 1 या 2 दिन हमारा ये चलेगा, शेड्यूल चलेंगे, ठीक है। सारे शेड्यूल जो है आई थिंक 12 शेड्यूल, हाँ 12 शेड्यूल जो है, 12 के 12 शेड्यूल जो है वो हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद जो है जैसे शेड्यूल खत्म हो गया मैं आपको आंसर जो है वो डिक्टेट करवा दूंगा, लेकिन कोशिश करो कि खुद आंसर लिख के मुझे सेंड करना, ठीक है। लिखो शेड्यूल्स, लिखो शेड्यूल्स, सबसे लिखो शेड्यूल 1, शेड्यूल 1। शेड्यूल भी आपको पता होना चाहिए कि कौन से शेड्यूल में किस चीज की बात हो रही है, ठीक है। तो लिखो शेड्यूल 1, शेड्यूल 1 में लिखो इट टॉक्स अबाउट नेम्स, ठीक है, ये नामों की बात करता है, ठीक है। इट टॉक्स अबाउट नेम्स, लिखो नेम्स ऑफ, नेम ऑफ यूनियन, नेम ऑफ यूनियन, कॉमा स्टेट्स, कॉमा स्टेट्स, कॉमा यूटी, कॉमा यूटी, यूनियन टेरिटरीज। नेक्स्ट लिखो शेड्यूल 2, शेड्यूल 2, शेड्यूल 2 में लिखो 2 ही शेड्यूल्स करेंगे आप आज। लिखो शेड्यूल 2, प्रोविजंस रिलेटेड टू, प्रोविजंस रिलेटेड टू एम्यूलमेंट्स, EMULUMENTS, एम्यूलमेंट्स, ब्रैकेट में लिख लो सैलरीज, सैलरीज, लेकिन जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वहां पे वर्ड सैलरी नहीं मेंशन है, ठीक है। एम्यूलमेंट्स, कॉमा अलाउंसेस, ALLOWENCES, अलाउंसेस एंड प्रिविलेजेस, एंड प्रिविलेजेस ऑफ प्रेसिडेंट, चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ लोकसभा। कल मैं आपको ये बताना भूल गया कि जो राज्यसभा होती है ना उसको हेड करता है चेयरमैन, और जो आपकी लोकसभा आती है उसको हेड करता है स्पीकर, ठीक है। चौथा है आपका जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। 5वां है आपका कैग। 6ठा है आपका गवर्नर। 7वां है आपका स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। और 8वां है आपका चेयरमैन एंड वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। ये 8 लिख लो। इन 8 के 8 ऑफिसेस को कहा जाता है ऑफिस ऑफ नॉन पार्टी या नॉन पार्टीजियन ऑफिसेस। कि ये जो ऑफिसेस जो है ये किसी भी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। आप अगर आपके दिमाग में आ रहा होगा कि जो स्पीकर होता है वो तो मतलब जो पार्टी जो है वो जीती होती है उसका स्पीकर होता है, वो तब तक होता है जब तक वो स्पीकर बन नहीं जाता। जैसे ही वो स्पीकर बन जाता है वो एक इंडिपेंडेंट इंसान जो है वो बन जाता है। उसको विनिंग पार्टी जो होती है उसकी बात तो सुननी होती है, ठीक है। जो पार्टी पावर में नहीं होती, ठीक है, लेकिन आपकी लेजिस्लेचर में बैठी होती है, ठीक है। मान लो जो क्या कहते हैं, अब जैसे वो है क्या कहते हैं कांग्रेस है, ठीक है, विनिंग पार्टी नहीं है लेकिन कांग्रेस के मेंबर जो होते हैं वो आपकी लोकसभा राज्यसभा में बैठे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो इलेक्शन जीत के पहुंचे हैं वहां पे।
उन्होंने अपनी मेजॉरिटी जो है नहीं बना पाई, जिस वजह से वो पार्टी में नहीं है, पावर में नहीं है, लेकिन वो आपके ये जो, क्योंकि उन्होंने लोगों ने उनको चुन के भेजा है, इस वजह से वो आपके पार्लियामेंट में है, ठीक है। तो उनको जो आपका चेयरमैन होगा या आपका डेप्यूटी स्पीकर जो होगा या स्पीकर होगा, उनको उनकी बात जो है वो भी उनको सुननी पड़ेगी, ठीक है। तभी तो जब आप देखते हो कि जब ये भगवंत मान जो जब वहां पे होता था, आपका लोकसभा में होता था, वो उठ के बोल रहा होता था, पोएम वगैरह गा रहा होता था, ठीक है। तो वो वहां पे क्यों बैठा था? क्योंकि वो इलेक्शन जो है वो जीत के गया था, और स्पीकर जो है उसको भगवंत मान की बात भी जो थी वो सुननी पड़ती थी, ठीक है। तो ये जो ऑफिसेज जो होते हैं ये किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करते, ठीक है। जैसे आपका ये प्रेसिडेंट का ऑफिस है, अब मान लो जो आपके ये है हमारे जो करंट प्रेसिडेंट है मुर्मू जी, ठीक है, मैडम मुर्मू, तो ये भी बिलोंग तो इसी से करते हैं, बीजेपी से करते हैं, लेकिन जैसे ही इन्होंने ये पद जो है संभाल लिया है, तो ये अब ये पूरे देश के प्रेसिडेंट हैं, ठीक है। तो ये किसी एक पार्टी विशेष से बिलोंग जो है ये अब नहीं करते, ये देश के प्रेसिडेंट है, ठीक है। सेम उसी तरीके से ये जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट हो गया, ठीक है, ये सारे जो होते हैं ये नॉन पार्टीजन ऑफिस जो इनको कहा जाता है। इनकी जो सैलरीज हो गई, सैलरीज नहीं सॉरी, एम्यूलमेंट्स हो गई, इनकी प्रिविलेजेस हो गई, और जो इनकी अलाउंसेस जो हो गई वो शेड्यूल 2 में दी हुई है, ठीक है। इनके अलाउंसेस या इनकी सैलरीज, फिलहाल मैं सैलरीज वर्ड यूज कर रहा हूं, आपके कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है, ठीक है। मैं वो तीनों वर्ड्स को छोड़ के मैं सैलरी मेंशन वर्ड जो है यूज करने जा रहा हूं, ठीक है। तो इनकी सैलरी जो है वो शेड्यूल 2 में दी गई है। शेड्यूल 2 में स्पेशली इनकी सैलरीज जो है वो देने का रीजन ये था क्योंकि इनको जो है ये, क्योंकि वो ऑफिस है, नॉन पार्टीजन ऑफिस है, तो इनकी जो कार्य क्षमता है उस पे जो है करंट जो आपकी जो सरकार जो है पावर में वो है, कोई भी सरकार हो, कांग्रेस की हो सकती है, बीजेपी की हो सकती है, लेकिन ये ऑफिसेज जो है ये एज इट इज एग्जिस्ट करते रहेंगे। सरकारें जो होती हैं वो आती जाती रहती हैं, और उन्हीं सरकारों के मेंबर जो है यहाँ पे इन ऑफिसेज में आते हैं, लेकिन जैसे ही वो ये ऑफिस जो है वो ज्वाइन कर लेते हैं तो वो एक इंडिपेंडेंट मेंबर जो है वो बन जाते हैं, ठीक है। फिर वो पूरे देश के लिए किसी एक पार्टी विशेष से बिलोंग करते हुए इंसान नहीं रह जाते, वो उस देश को रिप्रेजेंट करते हैं या अपने जो ऑफिस जो होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं सिर्फ अपने ऑफिस से, ठीक है, ना कि किसी पार्टी से, ठीक है। तो इसी वजह से इनके जो ये सैलरीज वगैरह थी इनको अलग करने की जरूरत थी, क्योंकि अगर इनकी सैलरीज जो है वो नॉर्मल लोगों की तरह जैसे बाकी लोगों की सैलरीज जो है वो डिफाइन होती है उसी तरीके से डिफाइन होती, तब क्या होता कि मान लो कोई सुप्रीम कोर्ट का जज है, उसकी सैलरी अगर डिफाइन होने लग जाती तो मान लो क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो है वो जो आपकी करंट सरकार चल रही है या जो सरकार पावर में है उसके खिलाफ जो है वो फैसले देने शुरू कर देते, या फेयर एंड फ्री मैनर में फैसले जो है वो नहीं देते। मान लो कोई फैसला ऐसा है वो सरकार के खिलाफ दे देते, तो अगले दिन सरकार क्या करती है, उनकी जो तनख्वाहें हैं वो बंद कर देती, ठीक है। और ऐसा ना हो, वो अपने डिसीजन जो है फ्री और फेयर मैनर में जो है वो ले सके, इसी वजह से इन सब चीजों को शेड्यूल 2 में रखा गया था, ठीक है। अब लिखो इसमें एक और चीज लिखो, दो हेडिंग्स बना लो ऐसे करके, दो कॉलम्स बना लो। एक में लिखो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम स्लैश डाल के चार्ज फ्रॉम। दूसरा लिखो एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन या फिर चार्ज ऑन, या चार्ज अपॉन या फिर चार्ज ऑन, ठीक है। ये जो होता है एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम या फिर चार्ज फ्रॉम जो होता है, इसका मतलब ये होता है कि इनके इसमें जो भी चीजें आएंगी बेसिकली आपकी जो सैलरीज वगैरह जो दी जाती हैं वो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से दी जाती है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, ठीक है। यहां से आपकी सैलरीज जो है वो दी जाती है। यहां से अगर आपको 1 रुपया भी निकालना है तो वो लेजिस्लेचर की मदद से या लेजिस्लेचर में बिल पास करवाए बिना वो आप 1 भी रुपया जो है यहां से नहीं निकाल सकते, ठीक है। तो इसमें जो एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम या फिर चार्ज फ्रॉम जो होता है, या एक्सपेंडिचर चार्ज अपॉन और चार्ज ऑन होता है, ये क्या चीज होती है कि जब भी इसमें से कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से कुछ भी निकालना है तो उसको जो है पहले डिस्कस किया जाता है इसमें आपकी लोकसभा में, डिस्कस पार्लियामेंट में, ठीक है। जब पार्लियामेंट बोलूं तो उसका मतलब दोनों हाउसेस, ठीक है। तो पार्लियामेंट में उसको डिस्कस किया जाता है, देन उसके ऊपर वोटिंग होती है, ठीक है। और वोटिंग में अगर पास कर दिया जाए कि हाँ ये चीज जो है इसके ऊपर जो वोटिंग जो है वो होने जा रही है, अगर वो वोटिंग में पास कर दिया जाएगा तभी उसमें से पैसे जो है वो निकाले जाएंगे, अदरवाइज पैसे नहीं निकाले जाते, ठीक है। तो जो चीजें जो होती हैं एक्सपेंडिचर मेड फ्रॉम या चार्ज फ्रॉम में से होती हैं उनके ऊपर डिस्कशन होती है, ठीक है, पार्लियामेंट में,
पार्लियामेंट में डिस्कशन होगी और उनके ऊपर वोटिंग भी होगी, लेकिन जो चीजें चार्ज अपॉन या चार्ज ऑन में होती हैं उनके ऊपर डिस्कशन तो होगी, लेकिन उनके ऊपर वोटिंग जो है वो नहीं होती, और इसी वजह से ये जो 8 के 8 ऑफिसेज जो हैं इनको रखा जाता है चार्ज अपॉन में, ठीक है। इनकी जो सैलरीज जो होती है उनके ऊपर कोई भी डिस्कशन तो होती है, लेकिन उनके ऊपर वोटिंग जो है वो नहीं होती। डिस्कशन किस तरीके से होती है? डिस्कशन होती है कि मान लो 5 साल पहले प्रेसिडेंट की सैलरी जो है वो इतनी हुआ करती थी, 5 साल बाद इन्फ्लेशन भी आई, ठीक है। इन्फ्लेशन की वजह से वो जो है सैलरी जो है प्रधानमंत्री की उसको बढ़ाना होगा, ठीक है। तो बात कर ली जाएगी कि हाँ हम बढ़ाने जा रहे हैं, उसके ऊपर वोटिंग जो है वो कोई भी नहीं होगी। लेजिस्लेचर में ये बात होगी कि प्रेसिडेंट की सैलरी पहले इतनी होती थी, अब हम बढ़ा के इतनी करने जा रहे हैं, बस बात खत्म, ठीक है। और कुछ नहीं, इस पे वोटिंग पूछा नहीं जाएगा उनसे कि हाँ आप इसके हक में हो या नहीं हो या ये वो, ठीक है। कोई वोटिंग नहीं होगी इस पे, बस सिंपली इतना बात बोल दी जाएगी कि हम प्रेसिडेंट की सैलरी या इन 8 ऑफिसेज में किसी भी एक ऑफिस की या 8 के 8 ऑफिसेज की सैलरी जो है वो हम बढ़ाने जा रहे हैं, ठीक है। क्या होता है आपका कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये होती है आपकी चार्ज अपॉन में, ठीक है, और इनके ऊपर वोटिंग जो है वो नहीं होती, ठीक है। लिखो किसकी जो है वो सैलरी जो है वो कहां से आती है, इसमें लिखो एक आपका कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया होता है CFI, दूसरा होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट। हर एक स्टेट का अपना अपना कंसोलिडेटेड फंड जो होता है वो होता है, ठीक है, जहां से वो जो है अपनी कर्मचारियों को तनख्वाह जो होते हैं वो देते हैं, ठीक है। तो प्रेसिडेंट, चेयरमैन, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर, प्रेसिडेंट की, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा और जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और कैग, ठीक है। इनकी जो सैलरीज होती हैं वो दी जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, और हाई कोर्ट के जजेस की, हाँ नहीं हाँ ठीक है, इतनी सुप्रीम कोर्ट के जजेस की और कैग की, ठीक है। इनकी जो सैलरी है वो कहां से दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से। वहीं जजेस ऑफ हाई कोर्ट, गवर्नर, स्पीकर, डिप्टी स्पीकर और चेयरमैन और वाइस चेयरमैन ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर की जो सैलरीज होती है वो कहां से दी जाती है? कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से, ठीक है। एक चीज ये, दूसरी चीज सिर्फ यहां पे चेंज है, हाई कोर्ट के जो जजेस होते हैं ना इनकी सैलरीज कौन प्रोवाइड करवा रहा है? CFS, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट्स। लेकिन इनकी जो पेंशन जो होती है वो कौन प्रोवाइड करवाएगा? इनकी पेंशन प्रोवाइड करवाई जाती है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से, ठीक है। सिर्फ इतना डिफरेंस है, बाकी कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है। बाकी जो स्टेट का है उसकी जो सैलरी जो है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट में से प्रोवाइड करवाई जाएगी, ठीक है, और जो सेंट्रल के बंदे हैं उनकी इससे कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया से प्रोवाइड करवाई जाएगी। अब लिखने वाली चीज लिखो, ऑफ ऑल द above mentioned constitutional post, of all the above mentioned constitutional post receive their salary and allowances based on the concept of charged on consolidated fund, charged on / डाल के charged upon consolidated fund, that is principle of non-votability, कि उनके ऊपर जो है वो वोट नहीं की जाएगी। स्टार मार्क करके एक बात लिखो, सैलरीज ऑफ जजेस ऑफ हाई कोर्ट, salaries of judges of high court is charged on consolidated fund of respective states, whereas their pension is charged on consolidated fund of India, स्टार मार्क करके एक और लाइन लिखो, Vice President is not mentioned, but he gets his salary on the basis of being
एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, ऑन बीइंग एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा, XOFFICIO, एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। आज एक्स ऑफिशियो का मतलब भी समझो, क्योंकि बुक्स में बहुत जगह पढ़ते होगे एक्स ऑफिशियो एक्स ऑफिशियो। एक्स ऑफिशियो का मतलब क्या होता है कि मान लो कोई इंसान जो है वो वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, वाइस प्रेसिडेंट कोई इंसान चुन लिया गया, ठीक है। अब क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट चुन लिया गया है तो वो डायरेक्टली चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएगा, चेयरमैन ऑफ राज्यसभा बन जाएगा। उसका मतलब होता है एक्स ऑफिशियो कि कोई इंसान, किसी इंसान को वाइस प्रेसिडेंट चुना गया, अब क्योंकि वो वाइस प्रेसिडेंट है इस वजह से डायरेक्ट वो उसको जो है चेयरमैन ऑफ राज्यसभा मान लिया जाएगा या चुन लिया जाएगा। उसका मतलब होता है एक्स ऑफिशियो, ठीक है, कि क्योंकि ये इस पावर में है इस वजह से उसको ये रुतबा जो है वो ऑटोमेटिकली प्रोवाइड करवा दिया जाएगा, ठीक है। ये होता है एक्स ऑफिशियो का मतलब, ठीक है। बहुत बार आप बुक्स में पढ़ते होगे, कई बार मतलब जो है नहीं पता होता है, ठीक है। तो इस वजह से मैंने आपको ये करवा दिया। कल की क्लास में हम शेड्यूल 3 से जो है आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी 2 क्वेश्चन जो है वो लिख लो जो आपके मेंस में पूछे गए हैं। पहला क्वेश्चन है आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में से, और ये जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 वाला था, उस पे क्वेश्चन जो है वो पूछा गया था 2016 में। लिखो क्वेश्चन, डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 lay down a federal constitution, question mark, discuss। 2016 में यूपीएससी मेंस में क्वेश्चन पूछा गया था ये क्वेश्चन। दोबारा क्वेश्चन रिपीट कर रहा हूं, डिड द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 lay down a federal constitution, question mark, discuss। एक क्वेश्चन आपका ये है, एक क्वेश्चन और लिखो। क्वेश्चन लिखो, डू यू थिंक दैट, ये सेलिएंट फीचर्स जो हम कर रहे हैं ना उसके बेसिस पे है ये क्वेश्चन। लिखो, डू यू थिंक दैट कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया does not accept principle of strict separation of powers, rather it is based on the principle of checks and balances, question mark, explain, full stop। ये 2019 में पूछा गया था आपसे, ठीक है। कल की क्लास में मैंने आपको सारा डिस्कस करवाया, बस उसी चीज को लिखना है। अब किस तरीके से लिखते हो वो आप पे है, ठीक है। तो लिख के मेरे को ये भेज देना, जो आपकी गलतियां होंगी मैं बता दूंगा। और इसी के साथ आपकी जो क्लास है वो खत्म होती है। कल की क्लास में हम शेड्यूल जो है वो स्टार्ट करेंगे, 3rd शेड्यूल से आगे जो है वो हम स्टार्ट करेंगे। जैसे ही आपके शेड्यूल जो है ये खत्म हो जाएंगे तो इन दोनों आंसर को जो है वो मैं डिक्टेट करा के ऐसे ही यूट्यूब पे डिक्टेट करवा दूंगा आपको, और इसके आंसर जो है मॉडल आंसर्स वो भी आपको उसी दिन भेजे जाएंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये खत्म हो जाएगा आपका शेड्यूल, और जैसे ये डिक्टेट करवा दिए जाएंगे उसके बाद की जितनी भी क्लासेज होंगी वो सब क्या कहते हैं सिर्फ जो हमारे स्टूडेंट्स हैं उनके लिए होंगी, ठीक है। तो आज की जो क्लास थी आपकी यहीं तक थी। थैंक यू सो मच।